हेलो फ्रेंड, चलिए चैप्टर 11 देखते हैं। इसमें समसामयिक चुनौतियां यानी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है आतंकवाद। तो इसमें आतंकवाद की परिभाषा पहले देखते हैं। तो आतंकवाद को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषित नहीं किया है। वर्तमान में आतंकवाद राष्ट्र राज्य के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा का वैश्विक खतरा बन चुका है। वर्तमान में गैर राष्ट्रीयकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं, परंतु आज तक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध कोई कन्वेंशन नहीं बनाया गया। कन्वेंशन का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर असहमति है। सन 2000 के बाद हिंसा का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल ही आतंकवाद कहा गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने राज्य आतंकवाद का विचार दिया। इसमें राज्य द्वारा हिंसा को आतंकवाद का नाम दिया गया। मैक्स वेबर ने राज्य भूभाग के अंदर की गई हिंसा को राज्य आतंकवाद का नाम दिया, जो वैध है। इसलिए आज तक इसे नियंत्रित करने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण नहीं हो पाया है। विश्व सुरक्षा परिषद के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव संख्या 1267 के अनुसार अलकायदा से संबंधित सभी आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए। प्रस्ताव संख्या 1373 के अनुसार आतंकी संगठनों को कोई भी देश किसी भी प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता नहीं देगा। इन दोनों प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद द्वारा लाया गया। बिना राज्यों के समर्थन के आतंकवाद का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए यह कहा गया कि आतंकवाद एक बहुअर्थी शब्द, किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से हिंसा का प्रयोग करके निर्दोष नागरिकों की हत्या करके इस हत्या के द्वारा प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया जाए। यद्यपि आतंकवाद की सुस्पष्ट परिभाषा विद्यमान नहीं है, फिर भी आतंकवाद को निम्न संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। आतंकवाद का अभिप्राय किसी संगठन द्वारा आम नागरिकों की हत्या करना, विमान अपहरण करना तथा सामूहिक नरसंहार माना, जिसका उद्देश्य आम लोगों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना है। बिटकॉफ के अनुसार आतंकवाद अशक्त लोगों द्वारा शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध एक रणनीति है। आतंकवादी हिंसा का मूल उद्देश्य एक समूह या समुदाय की समस्या की ओर समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित करना होता है। आतंकवादी गतिविधियों का संचालन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पर किया गया। कुछ लोगों ने इसका प्रयोग समाज में समानता स्थापित करने के लिए किया, जबकि अन्य लोगों द्वारा धार्मिक कारणों से भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। आतंकवाद और स्वतंत्रता आंदोलन में अंतर। तो बिटकॉफ ने आतंकवादियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य अंतर स्थापित करते हुए कहा है। इनके अनुसार आतंकवादियों को हिंसा साधन से परिभाषित किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को उनके स्वतंत्रता से परिभाषित किया जाता है। इनके अनुसार स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के लिए नैतिक और वैधानिक संघर्ष भी कर सकते हैं, जबकि आतंकवादी सदैव हिंसा का प्रयोग करते हैं। वुल्फ और कोलंबस ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये ऐसे गैर राष्ट्रीयकर्ता हैं जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा के गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हैं। बेलिस और स्मिथ के अनुसार आतंकवाद मूलतः हिंसा का संगठित प्रयोग है, यद्यपि हिंसा प्रयोग के उद्देश्यों में भिन्नता संभव है। आतंकवाद के कारण। पहला आर्थिक कारण। तो शीत युद्धोत्तर विश्व में पश्चात देशों ने भूमंडलीकरण के नाम पर विश्व में नव साम्राज्यवाद की स्थापना की। पश्चिमी देशों ने विश्व की तकनीक, पूंजी एवं वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। विश्व में संसाधनों का वितरण अभी भी असमान है। सामाजिक विषमता बढ़ रही है, इसलिए व्यक्ति एवं समूह हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। वर्तमान विश्व में जीवन स्तर में वृद्धि एवं शिक्षा में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। फ्रेंच फेनन के शब्दों में शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक पश्चिमी विश्व तथा शेष विश्व के मध्य आर्थिक एवं शक्ति का असंतुलन बना रहेगा। इसलिए कुछ विचारकों ने 11 दिसंबर 2001 की घटनाओं को विश्व पूंजीवाद के प्रतीक पर आक्रमण माना। एंड्रू जैक्सन के अनुसार यह सत्य है कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पहले ज्यादातर लोग गरीब देशों से संबंधित थे, परंतु वर्ष 2005 में लंदन में हुए बम विस्फोट में अत्यधिक शिक्षित लोग संलिप्त पाए गए। इसलिए आज के आतंकवादी केवल फिलिस्तीन से भागे लोग नहीं हैं और न ही वे केवल अफगानी मुजाहिदीन हैं, बल्कि समकालीन युग में अत्यधिक बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग इन घटनाओं से संबंधित। दूसरा है सांस्कृतिक कारण। तो भूमंडलीकरण के युग में विश्व में पश्चिमी दुनिया के उत्पाद एवं संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। कुछ समुदाय अपने मूल्यों की रक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी पंथ निरपेक्ष भौतिकवादी संस्कृति के बजाय वे अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान कायम रखना चाहते हैं। वर्तमान युग में विश्व के अनेकों भागों में धार्मिक और नजातीय संघर्ष विद्यमान है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने सभ्यताओं के संघर्ष यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन
की संकल्पना में यह स्वीकार किया है कि आने वाले विश्व में राष्ट्र राज्यों के मध्य संघर्ष नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होंगे। यह संघर्ष मूलतः इस्लाम और ईसाइयत के मध्य होगा। यह उल्लेखनीय है कि सभ्यताओं के संघर्ष की मान्यता तार्किक नहीं है, क्योंकि इस्लामी विश्व में अनेक विभाजन विद्यमान है। इस्लामी विद्वानों के अनुसार पश्चिमी सभ्यता कमजोर हो रही है। इस्लामी सभ्यता द्वारा पश्चिमी सभ्यता को कड़ी चुनौती दी जा रही है। खाड़ी युद्ध के बाद पश्चिमी एशियाई देश अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व से अत्यधिक चिंतित हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दुष्ट राज यानी एक्सिस ऑफ इविल और कुछ राष्ट्रों को बीमार राज्य की श्रेणी में रखा। उनके अनुसार ये बीमार राज्य आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं। यूएस के अनुसार आतंकवाद, बीमार राज्य और घातक नरसंहार के हथियार एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। धार्मिक कारण तो 11 सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद को नव आतंकवाद या उत्तर आधुनिक आतंकवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इसे इस्लामी आतंकवाद भी कहा जाता है। यह मूलतः मुसलमानों की विश्व के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसके अनुसार मुसलमानों का विश्वव्यापी शोषण हो रहा है एवं पश्चिमी विश्व का आध्यात्मिक पतन हो रहा है। ओसामा बिन लादेन के अनुसार जो लोग कुरान में विश्वास नहीं करते, कुरान की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, वे इस्लामी संस्कृति के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। भूमंडलीकरण के युग में विश्व के मुसलमानों के समक्ष निम्नलिखित संकट विद्यमान है। पहला, वे संपूर्ण विश्व के साथ एकीकृत हो जाएं। दूसरा, अथवा अपनी आध्यात्मिक शुद्धता पहचान बनाए रखने हेतु तो इससे संघर्ष करें। इनके अनुसार पंथ निरपेक्ष व्यवस्था स्वीकार करने वाले इस्लामी राज्य पश्चिमी देशों के पिछलग्गू हैं। अपनी आत्मा की शुद्धता एवं समुदाय की रक्षा हेतु बलिदान आवश्यक है, इसलिए आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रेरणा प्रदान की जाती है कि जो भी इस पवित्र उद्देश्य के लिए अपने जीवन का त्याग करेगा वह अल्लाह के निकट पहुंच जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत कुर्बानी आध्यात्मिकता प्राप्त करने का मार्ग है। यह उल्लेखनीय है कि इस्लाम में धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आरंभ किया गया, क्योंकि इस्लाम में धर्म और राजनीति के मध्य के विभाजन को स्वीकार नहीं किया जाता। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलनों में भी धार्मिक तत्वों का प्रयोग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिस्र ने इस्लामिक बंधुता मानी इस्लामिक सॉलिडेरिटी अरबवाद का नारा दिया। इस्लाम की अमूलवादी प्रवृत्ति की प्रभावी व्याख्या ईरान द्वारा की गई। ईरान ने इस्लाम के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण का प्रयत्न किया। अफगानिस्तान में शीत युद्धोत्तर विश्व में तालिबानियों ने पुनः इस्लामी शासन की मान्यता को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयत्न किया। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी एशिया में कार्यरत हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हमास को भी ईरान एवं अन्य देशों द्वारा समर्थन दिया जाता है। तालिबान का पतन वर्ष 2001 में हो गया, लेकिन पश्चिमी एशिया में रेडिकल इस्लाम ज्यादातर प्रभावी होता जा रहा है। ईरान की भूमिका इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका एवं ईरान के बीच अभी भी संघर्ष बने हुए हैं। वर्तमान विश्व में अमूलवादी इस्लाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रभावी हो रहा है, यानी रेडिकल इस्लामिज्म कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रभावी हो रहा है। तालिबानी शासन की समाप्ति के बाद भी तालिबानीकरण की प्रवृत्तियां निरंतर प्रभावी हो रही हैं। अभी तो तालिबानी शासन स्थापित हो चुका है अफगानिस्तान में। यह उल्लेखनीय है कि आतंकवाद का संबंध केवल एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना पूर्णतः तार्किक नहीं है। ऐसे आतंकवादी जो मुसलमान हैं समूचे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वस्तुतः आतंकवाद का कोई एक धर्म नहीं होता। ये सभी धर्मों के विरोधी और सबसे बढ़कर मानवीय मूल्यों के विरोधी हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या को औचित्यपूर्ण नहीं माना जाता। यह भी उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों का संबंध लगभग सभी धर्मों से जुड़ा है। कहने आतंकवादी संगठन का संबंध यहूदियों से है। लिट्टे का संबंध श्रीलंका के तमिलों से था, मूलतः हिंदू थे वो, जबकि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का संबंध कैथोलिक धर्म से है। आतंकवाद के प्रकार तो पहला है राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी राज्य को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार विश्व के अनेक राज्य आतंकवाद प्रायोजित करते हैं, जिससे वे अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें। उनके राज्यों के मध्य सीधे संघर्ष कठिन होते जा रहे हैं। अमेरिका के अनुसार उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, लीबिया, सूडान, क्यूबा जैसे राष्ट्र आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आतंकवाद प्रायोजित करने वाले राष्ट्रों की सूची वस्तुनिष्ठ रूप में निर्मित करना अत्यधिक कठिन है। भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राष्ट्र है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका का सहयोगी है।
इजराइल के अनुसार ईरान आतंकवाद का प्रायोजित करने वाला राष्ट्र है, लेकिन भारत इस मत से सहमत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद प्रायोजित किया जा रहा है। दिसंबर 2011 के बाद भारत में घटित होने वाले आतंकवादी हमलों की मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आतंकवादियों ने राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण संकेतकों पर हमला किया। उदाहरण के लिए उन्होंने भारतीय संसद, कश्मीर विधानसभा को निशाना बनाया। दूसरा, आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों पर हमले किए। आतंकवादियों ने महिलाओं एवं बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। आतंकवादी आत्मघाती दस्तों मानव बम का प्रयोग करते हैं। शीत युद्ध के दौरान स्वयं अमेरिका द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। अमेरिका ने चिली, अल सल्वाडोर, निकारागुआ में आतंकवाद को प्रायोजित किया। अफगानिस्तान में वर्ष 1979 में सोवियत संघ की सेना के हस्तक्षेप का सामना करने के लिए मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित किया गया। अतः वर्तमान अफगानिस्तान विश्व आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां आतंकवाद को आरंभ करने का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। अल-कायदा जैसे संगठन समूची वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन तुलनात्मक रूप में कमजोर राज्यों के लिए ज्यादा हानिकारक है। उदाहरण के लिए कोलंबिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें जिनमें इनकी गहरी पैठ बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, तो जो आतंकवाद एक से अधिक देशों में संचालित हो या जिससे अनेक देशों के नागरिकों की हत्या हो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए 11 सितंबर 2001 की घटना, 11 सितंबर 2001 की घटना, 26 सितंबर 2008 की घटना, मुंबई हमला। यह उल्लेखनीय है कि सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद का अत्यधिक संगठित रूप उभर कर सामने आया है। यह मूलतः अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बन चुका है, जिससे राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अल-कायदा जैसे गैर राष्ट्रीयकर्ता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुख्य स्रोत हैं। अल-कायदा का प्रशिक्षण सूडान, यमन, चेचन्या, तजाकिस्तान, सोमालिया, फिलीपींस, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में संचालित किया जा रहा है। अल-कायदा का प्रसार विश्व के अधिकांश भागों में है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, जर्मनी, मिस्र, अल्जीरिया, यमन, इराक, सूडान, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश मुख्य हैं। यद्यपि कुछ आतंकवादी संगठनों का राज्य विशेष की सीमा में भी स्थित होते हैं, जैसे स्पेन का बास्क संगठन, आयरलैंड का आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और पेरू का शाइनिंग पाथ। सीमा पार आतंकवाद, भारत के अनुसार भारत पिछले 3 दशकों से सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानियों के सम्मिलित होने के सीधे प्रमाण पाए गए। इसके अतिरिक्त पठानकोट आतंकवादी हमले 2 जनवरी 2016 में आईएसआई की भूमिका के प्रमाण मिले हैं। इससे पहले ही वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया गया था। तो उसके बाद जैसे मोहब्बत के कुख्यात आतंकवादी अजहर मसूद को भारत ने छोड़ा था, जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कश्मीर में अभी भी आतंकवादियों को भेजा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य सरगना मोहम्मद हफीज सईद अभी भी पाकिस्तान में। वर्ष 1990 के बाद पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार का संचालन किया है। सीधे संघर्ष के बजाय आतंकवादियों का सहारा लिया गया है, जिससे भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान में कार्य कर रहे आतंकवादी संगठनों के व्यवहार निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला, इन संगठनों के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती। दूसरा, भारत के विरुद्ध संघर्ष करते समय इन्होंने इस प्रकार हथियारों का संग्रह कर लिया है, जिससे इनके आक्रमण की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। तीसरा, इन संगठनों को यह पता है कि अमेरिका का मूल हित अफगानिस्तान में है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान या कश्मीर का उतना ध्यान नहीं देगा। तीसरा, दिसंबर 2001 की घटना के परिणाम स्वरूप ये इसी प्रकार के गंभीर हमले के प्रयत्न में है। आतंकवादी भारत को उकसाना चाहते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करे और इस घटना का ये लाभ उठा सके। फिर चौथा है कि छठवां है कि आतंकवादियों ने लगातार पाकिस्तानी सरकार के उस दावे को गलत सिद्ध किया है, जिसमें पाकिस्तान ने लगातार यह आश्वासन दिया है कि वह अपनी भूमि से आतंकवादियों का सफाया करेगा। दिसंबर 2001 के बाद अल-कायदा, तालिबान और पाकिस्तान में स्थित जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के मध्य तालमेल बन रहे हैं, जो भारत के लिए अधिक संकटकारी है। यह उल्लेखनीय है कि अल-कायदा ने अमेरिका, रूस, इजराइल और भारत को इस्लाम का शत्रु माना है, इसलिए अल-कायदा कश्मीर में भी चल रहे आतंकवादियों का समर्थन करता है। नार्को आतंकवाद, तो वर्तमान विश्व में यह सर्वाधिक प्रभावी है। आज आतंकवाद का पर्याय ही नार्को आतंकवाद बन जाता है। आतंकवाद का यह स्वरूप नशीली दवाओं के व्यापार और हिंसात्मक गतिविधियों के परस्पर
जुड़ने से होता है, क्योंकि आतंकवादियों को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से भारी वित्तीय मदद मिलती है, जिसका प्रयोग वे हथियारों को खरीदने में करते हैं। इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं का व्यापार अवैध घुसपैठ एवं बच्चों के दुर्व्यापार से भी जुड़ा है। इस व्यापार का मूल क्षेत्र स्वर्णिम अर्धचंद्र है, स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन ट्रायंगल। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान सम्मिलित हैं। इसमें अफीम और हेरोइन यूरोप में भेजी जाती है। हेरोइन वो वाली हेरोइन नहीं है दोस्तों, हेरोइन एक मादक पदार्थ होता है, ड्रग्स होता है काइंड ऑफ। यूरोप तो अमेरिका को भी नशीली पदार्थों का प्रयोग की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो यूरोप अमेरिका को भी नशीले पदार्थों का प्रयोग की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बाल्कन क्षेत्र से होकर यह अमेरिका तक भेजी जाती है। दूसरी ओर नशीली दवाओं का मूल केंद्र स्वर्णिम त्रिभुज, तो ये है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। ये था दोस्तों ये गोल्डन क्रिसेंट था, गोल्डन क्रिसेंट। और ये है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड सम्मिलित है। तो गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान सम्मिलित है, और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड सम्मिलित है। इसका विश्व के अफीम व्यापार में एक बड़ा हिस्सा है। चीन के युआन प्रांत में भी हेरोइन का उत्पादन होता है, जिसे हांगकांग एवं ताइवान तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान विश्व में लेबनान भी अफीम के मुख्य उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है, एवं लैटिन अमेरिका में कोलंबिया एवं पेरू विश्व के कुल कोकीन उत्पादन का 2/3 भाग उत्पादित करते हैं। वर्तमान विश्व में नार्को आतंकवाद लैटिन अमेरिका से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे भारतीय सुरक्षा स्वाभाविक रूप में अत्यधिक प्रभावित होती है। वर्तमान विश्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद के केंद्र बन चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में पाकिस्तान में फैले नार्को आतंकवादियों का ही हाथ था। राज्य आतंकवाद, तो स्टेट टेररिज्म, राज्य के द्वारा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में हिंसा या शक्ति के प्रयोग पर एक अधिकार माना जाता है। इसलिए कुछ विचारकों के अनुसार राज्य आतंकवाद शब्द तकनीकी रूप में सही नहीं है, क्योंकि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बिटकॉफ के अनुसार राज्य आतंकवाद का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जाता है जो सरकार का विरोध करते हैं। राज्य आतंकवाद और अन्य आतंकवाद में निम्नलिखित अंतर किया जा सकता है। पहला है कि राज्य आतंकवाद के द्वारा किसी भी हिंसात्मक कार्यवाही का उत्तरदायित्व नहीं लिया जाता, जबकि आतंकवादी संगठन अपनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व सीधा लेते हैं। आतंकवादी संगठन हिंसा का प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, जबकि राज्य आतंकवाद के द्वारा की गई हिंसा के लिए राज्य प्रसार नहीं करता। आतंकवाद एक वैश्विक घटना के रूप में, तो बिटकॉफ के अनुसार आतंकवाद रोमन काल से ही विद्यमान है। इसके अनुसार अतिरिक्त रूसी अराजकतावादियों ने आतंकवाद का प्रयोग किया। अनेक देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा भी आतंकवादी गतिविधियों का प्रयोग किया गया। साम्यवादी विचारधारा के समर्थकों ने भी आतंकवाद का प्रयोग किया, परंतु 70 के दशक के बाद आतंकवाद एक वैश्विक घटना के रूप में उभरा, तथा इसके प्रभाव तीव्रगामी हुए, जिसके निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। पहला, वायु सेवाओं का तीव्र विस्तार। दूसरा, टेलीविजन समाचार का व्यापक प्रसार। और तीसरा है समान राजनीतिक एवं वैचारिक हित। बेलिस एवं स्मिथ के अनुसार उपरोक्त कारणों से आतंकवाद एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित हो गया है। 70 के दशक में विमान अपहरण की अनेक घटनाएं हुई। आतंकवादी संगठनों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित हुए। अपहरण की इन घटनाओं को टेलीविजन पर दिखाने से आतंकवादी संगठनों को अधिक प्रचार प्रसार मिला। बेलिस एवं स्मिथ के अनुसार मीडिया प्रचार आतंकवाद को जीवित रखने हेतु ऑक्सीजन का कार्य करता है। समकालीन सूचना क्रांति के युग में आतंकवाद की पैठ वैश्विक हो गई है। मीडिया के द्वारा आतंकवादी लोगों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। वैश्विक आतंकवाद के प्रभावशाली होने के संबंध में परस्पर दो विरोधी व्याख्याएं दी जाती हैं। पहली व्याख्या के अनुसार अमेरिका की पश्चिमी एशिया नीति के कारण तथा इजराइल को दिए जा रहे समर्थन के कारण आतंकवाद प्रभावी हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार वर्ष 1979 की ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को व्यापक समर्थन मिला। ईरान ने पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन का व्यापक समर्थन किया तथा आतंकवादी संगठनों ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। इसमें सर्वाधिक घातक हमला वर्ष 1983 में हुआ, लेबनान हमला,
एक कार बम विस्फोट में अमेरिका के 283 सैनिकों को मार गिराया गया। इसके अतिरिक्त ईरान और सोमालिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए। अतः वर्ष 1980 के दशक को आतंकवाद का दशक भी कहा जाता है। शीत युद्ध की विश्व राजनीति में महाशक्तियों ने आतंकवाद का प्रयोग विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में वामपंथी आतंकी संगठनों का हास्य हुआ तथा अल-कायदा जैसे संगठनों का उदय हुआ। 11 सितंबर 2001 की घटना वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक निर्णायक घटना मानी जाती है। आतंकवाद का समाधान तो यथार्थवादी समाधान यानी रियलिस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो रियलिस्टों के अनुसार आतंकवाद का समाधान मूलतः राज्यों द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का दायित्व अपनी सुरक्षा बनाए रखना है। इन्होंने यह भी माना कि आतंकवाद के बने रहने का मूल कारण भी राज्य ही है, क्योंकि कुछ राज्य आतंकवाद को समर्थन करते हैं और अनेक राज्य को आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में यथार्थवादी नीति अपनाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध वार ऑन टेरर का नारा दिया। अमेरिका की आतंकवादी घटना घरेलू आतंकवाद नहीं है, बल्कि बाहरी आक्रमण है। इसलिए अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के तालिबान के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आरंभ किया गया। वर्ष 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आरंभ किया। अमेरिका विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी वार ऑन टेरर में आतंकवाद के अलावा घातक नरसंहार के हथियारों को भी सीमित करने का प्रयत्न किया गया। आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त किया। ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को दुष्ट राज्यों की श्रेणी में, एक्सेस ऑफ इविल की श्रेणी में रखा, जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। यथार्थवादी समाधान की आलोचना। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अमेरिकी विदेश नीति में आतंकवाद को सैन्य तरीके से समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि नव यथार्थवादी जॉन मीरसाइमर ने अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण का समर्थन नहीं किया। इनके अनुसार इराक पर आक्रमण के बाद आतंकवाद में कमी होने के बजाय वृद्धि हुई। आतंकवाद का पूर्णतः सैनिक समाधान कठिन है। इसके निम्न कारण है। पहला, आम नागरिकों एवं आतंकवादियों के बीच स्पष्ट रूप में पहचान करना कठिन होता है। दूसरा, आतंकी संगठनों का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं होता। तीसरा, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में आम नागरिकों की हत्या से जन आक्रोश बढ़ता है, जैसा कि अफगानिस्तान में देखा जा सकता है। आलोचकों ने अमेरिका की आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध नीति की आलोचना की है, क्योंकि इनके अनुसार अमेरिका के विरुद्ध आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हैं, जबकि अन्य देशों के विरुद्ध आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को आतंकवादी मानने से परहेज किया जाता है। उदारवादियों के अनुसार आतंकवाद के समाधान हेतु राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग आवश्यक है। इनके अनुसार आतंकवाद को फैलाने में गैर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका, नॉन स्टेट्स एक्टर्स की भूमिका मुख्य है। आतंकवाद को समाप्त करने हेतु विश्व के अनेक देशों ने कड़े आतंकवाद विरोधी नियम बनाए हैं। हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वर्ष 1970 के हेग सम्मेलन में वायुयान अपहरण को रोकने के लिए विधि का निर्माण किया गया। इंटरपोल के द्वारा भी सहायता दी जा रही है। आतंकवाद के समाधान हेतु व्यवहारिक उपाय क्या है? तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो वैश्विक आतंकवाद के समाधान हेतु निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है। पहला, आतंकवादियों को प्राप्त वित्तीय स्रोतों को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरा, नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, आतंकवादियों के प्रशिक्षण अड्डों को समाप्त करना। चौथा, राज्यों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। उपरोक्त प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2001 के बाद इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवाद के समाधान हेतु प्रस्ताव 1373 पारित किया गया। इसमें यह निर्दिष्ट है कि राज्य आतंकवाद के नियंत्रण हेतु पुनः प्रभावी विधि का निर्माण करें। वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्ताव 1576 पारित किया गया, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों को घोर आपराधिकृत माना गया। इसकी समाप्ति के लिए समूचे राज्यों से प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा गया। वैश्विक आतंकवाद वर्तमान विश्व के समक्ष सुरक्षा की गंभीर चुनौती है। इसका समाधान यथार्थवादी और उदारवादी दोनों उपायों को मिलाकर ही संभव है। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि आतंकवाद की स्पष्ट एवं सर्वसम्मान परिभाषा अभी नहीं मिल पाई है। प्रत्येक राज्य आतंकवाद को वैश्विक समस्या की बजाय केवल अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके संबंध में दोहरे मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके समाधान के लिए एक साझी एवं समग्र रणनीति की आवश्यकता है।
SIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ISIS उत्पत्ति के कारण पश्चिम एशिया में नजाती संघर्ष एवं शिया सुन्नी विवाद के कारण राज्यों के बीच अविश्वास का स्तर उच्च है, क्योंकि सुन्नी समुदाय का मानना है कि इराक एवं सीरिया के शिया शासक सुन्नियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इस अविश्वास एवं विवाद के कारण सुन्नी समुदाय के एक भाग ने ISIS का गठन किया। सऊदी अरब एवं ईरान के बीच शक्ति संघर्ष ने भी पश्चिम एशिया के अस्थायित्व को बढ़ाया। सऊदी अरब सुन्नी बहुमत के द्वारा, ईरान शिया बहुमत के द्वारा शिया बहुल के प्रभाव को कम करने के लिए आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। इसका समर्थन तुर्की एवं इजराइल द्वारा भी किया गया। महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष एवं अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष की स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि लीबिया के शासक गद्दाफी को हटाने के लिए अमेरिका ने अल-कायदा का समर्थन किया। अमेरिका द्वारा वर्ष 2003 में इराकी हमले के लिए ISIS का गठन हुआ। ISIS की विचारधारा एजेंडा क्या है? तो इस्लामिक एकता को स्थापित करते हुए कुरान एवं शरीयत के आधार पर शासन व्यवस्था को स्थापित करना, पश्चिमी ताकतों विशेषकर अमेरिका के प्रभुत्व को समाप्त करना, ISIS द्वारा अपनाए गए रास्ते, लोगों की बेरहमी से हत्या ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता एवं संघर्ष को बढ़ावा दिया है, जिससे लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। ज्ञातव्य है कि ISIS का प्रभाव वैश्विक होता जा रहा है, क्योंकि इसमें लगभग सभी देशों, विकसित एवं अविकसित देश के नागरिक शामिल हो रहे हैं। पेरिस हमले के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं यूरोपीय देशों के समक्ष वैचारिक खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। समाधान तो अमेरिका एवं रूस जैसी महाशक्तियां गठबंधन बनाकर ISIS के विरुद्ध हवाई हमले कर रहे हैं, किंतु इसका व्यापक प्रभाव सामने नहीं आ रहा। इसका एक मुख्य कारण है अमेरिका, क्योंकि एक और तो ISIS को समाप्त करना चाहता है, परंतु दूसरी ओर असद सरकार से सहयोग भी नहीं करना चाहता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इस संघर्ष को रोकने के लिए राजनीतिक एवं कूटनीतिक समाधान भी किए जा रहे हैं। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि सीरिया सरकार के सहयोग एवं पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी विवाद को हल करके संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान किया जाए, तभी वैश्विक शांति एवं सुरक्षा संभव। भारत में ISIS का प्रभाव। भारत के पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक ढांचे के कारण भारत में ISIS का खतरा विद्यमान है। हैदराबाद में मेहदी मामला और कुछ लोगों के ISIS के लिप्त होने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि इन मामलों की अभी पुष्टि होना बाकी है। यद्यपि सरकार के द्वारा बचाव के रूप में प्रिवेंटिव मेजर सुरक्षा के मानकों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है तथा वैश्विक स्तर पर इनके विरुद्ध एकजुटता की मुहिम भी आरंभ की गई है। हालांकि भारत ने सैन्य हमलों में भागीदारी नहीं की है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमारे आसपास का परिवेश एवं वातावरण पर्यावरण कहलाता है, जिसमें भौतिक एवं जैविक घटक शामिल हैं। इन घटकों के बीच जटिल अंतर्निर्भरता पाई जाती है, जिसे पारिस्थितिकी की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में मानवीय बुद्धि, तर्क, विज्ञान एवं आकांक्षाओं के तीव्र विकास के कारण पर्यावरण का अतिदोहन किया गया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच प्राकृतिक साधनों के बंटवारे का विवाद, द्वीपीय राष्ट्रों के डूबने का खतरा, खाद्यान्नों के उत्पादनों में कमी, आपदाओं की बढ़ती तीव्रता इत्यादि संकट सामने आ रहे हैं। पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु मुख्यतः दो दृष्टिकोण अपनाए गए। प्रथम, पर्यावरणवाद। इसमें पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को मानवीय जीवन के लिए खतरा माना है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य मानवीय सुरक्षा है, अतः यह विचार पूर्णतः मानव केंद्रित है। दूसरी ओर, पारिस्थितिकी संबंधी अवधारणा में पर्यावरण के सभी घटकों को समान मानते हुए मानवीय सर्वोच्चता के विचार को नकारा एवं परिवेश के स्वयं में महत्व को देखते हुए संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सतही एवं गहन पारिस्थितिकी का विचार भी उल्लेखनीय। मूल मान्यता तो पारिस्थितिकीवाद विचारधारा द्वारा उदारवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद जैसी आधुनिक विचारधारा का विकल्प प्रदान किया गया, क्योंकि इस आधुनिक विचारधारा में मानववाद को प्राथमिकता देकर प्रकृति एवं पर्यावरण की उपेक्षा की गई। पर्यावरण का विचार भारतीय परंपरा में गांधीवादी दर्शन में विद्यमान है तथा यूनानी विचार में भी इस पृथ्वी को एक जीवन शरीर के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे गागा कहा गया है। इसे यूनानी भाषा में पृथ्वी की देवी कहा गया है। इस विचार पर जेम्स लवलॉक ने एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है गागा, अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। इससे यह प्रतीत होता है कि आधुनिक चिंतन
के द्वारा समूची प्रकृति को यंत्र अथवा मशीन की भांति माना गया है और आधुनिक विचारधारा के द्वारा इस प्रकृति पर विजय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पारिस्थितिकी दर्शन के द्वारा चुनौती दी गई। आधुनिक विकास रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरणीय समस्या को प्रदर्शित किया है। हैरीमन ने अपनी पुस्तक हाउ टू बी अ सर्वाइवर में पर्यावरणीय समस्या का चित्रण किया। गोल्ड स्मिथ ने अपनी पुस्तक ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल लिखी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ओनली वन अर्थ 1972 रिपोर्ट जारी की गई और 1972 में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें यह कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक विकास की दर 0 हो जानी चाहिए। पारिस्थितिकीवाद एक नई राजनीतिक विचारधारा है जो इस स्थिति पर आधारित है कि गैर मानव दुनिया नैतिक जीवन के योग्य है। 1970 से पूर्व ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में पर्यावरणवाद का प्रयोग एक ही अर्थ में होता था। यह समाजशास्त्री सिद्धांत की एक शाखा है जो यह मानती है कि मानवीय संस्कृतियों के मध्य अंतर की व्याख्या करने के लिए भूमि, जलवायु एवं भोजन सामग्री की आपूर्ति महत्वपूर्ण कारक है। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1870 में जर्मनी प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। 1970 के पश्चात पर्यावरणवाद एवं पारिस्थितिकी विज्ञानी आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगे और एक नए प्रकार की पर्यावरणीय राजनीतिक विचारधारा पारिस्थितिकीवाद का उदय हो। पर्यावरण को मानवीय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और जॉन पासमोर के अनुसार मानव के संदर्भ में तीन तरह की पर्यावरणीय व्यवस्था को देखा जा सकता है। पहला, प्रत्येक मनुष्य मानवीय समुदायों से संबंधित होता है जो समान सामाजिक आचरण से बंधे होते हैं। यह सभी समान सामाजिक आचरण मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण को निर्मित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कई प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती हैं जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित होती हैं। ये वस्तुएं निर्मित पर्यावरण को जन्म देती हैं। तीसरे प्रकार का पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके बारे में वर्तमान में सबसे अधिक चिंता व्यक्त की जा रही है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार आर्थिक विकास और पर्यावरण का संरक्षण एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक विकास की दर 0 करनी चाहिए। पर्यावरण एवं विकास के लिए विश्व आयोग की स्थापना ब्रुटलैंड की अध्यक्षता में की गई। कब? 1983 में, जिसे लोकप्रिय रूप में ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहा गया। वर्ष 1987 में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ब्रुटलैंड रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पर्यावरण मित्र तकनीक का विकास करके पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके पर्यावरण का संरक्षण यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किया जा सकता है। रिपोर्ट के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर नामक विषय पर बल दिया गया। पारिस्थितिकीवाद का सैद्धांतिक पक्ष। तो अर्ने नेस के अनुसार पर्यावरण भी 2 प्रकार के समूहों में विभक्त हैं। गहन पारिस्थितिकी विज्ञान भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया। पहला है ऊपरी यानी शैलो पर्यावरणविद, दूसरा है गहन डीप पर्यावरणविद। इन दोनों के अंतर केवल सैद्धांतिक स्तर पर करना संभव है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। पर्यावरणविदों के स्तर को हमारे प्राकृतिक स्रोत सीमित हैं और वो समाप्त हो जाएंगे को अर्थशास्त्री तथा औद्योगिकवादी स्वीकार नहीं करते। इसी आधार पर क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ की आलोचना की गई। पीटर सिंगर नामक विचारक ने अपनी रचना एनिमल लिबरेशन 1975 में सभी पशुओं से समान व्यवहार करने पर बल दिया। रीगन ने अपनी पुस्तक द केस फॉर एनिमल राइट में स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की। थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय होगी और खाद्य पदार्थ का उत्पादन अंकगणितीय होगा। डॉब्सन ने पारिस्थितिकीवाद पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया, पहला अधिकतमवाद और दूसरा अल्पमतवाद। अधिकतमवादी इस राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करते हुए उसे संगठित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। अल्पमतवादी इस विचारधारा को नरम तरीके से परिभाषित करते हैं और उसमें तथ्यात्मकता रखते हुए कई प्रकार के विचारों को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। अल्पमतवादी पर्यावरण की समस्या को केवल 20वीं शताब्दी और आधुनिकता की देन नहीं मानते, इसे एक शाश्वत समस्या मानते हैं।
आधुनिक औद्योगिक समाज की ग्रीन आलोचना। तो E.F. सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक विकास जिस आधार पर टिकी है, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वह अपने अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। ग्रीन विचारधारा विकसित राष्ट्रों द्वारा तेजी से की जा रही पर्यावरण दोहन की भी आलोचना करती है। टेड टर्नर के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन एक समान इथोपियन की तुलना में 617 गुना अधिक ऊर्जा प्रतिवर्ष उपयोग में ले रहा है। ग्रीन विचारधारा के समर्थकों के अनुसार मनुष्य को अपनी जीवन शैली को मूल्य आधारित बनाना चाहिए। इसके समर्थन में उनके द्वारा महात्मा गांधी के कथन, पृथ्वी के पास इतना है कि वह पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन इतना नहीं है कि वह एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा कर सके, का सहारा लेते हैं। पर्यावरणीय समाजवाद, इन्वायरमेंटल सोशलिज्म। रुडोल्फ बाहारो ने पर्यावरण के विनाश के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया, जहां लाभ के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है, जिससे समूचे पर्यावरण का विनाश हो गया है। पर्यावरण अराजकतावाद, तो इन्वायरमेंटल एनार्किज्म। मुरे बुकचिन ने अपनी पुस्तक अवर सिंथेटिक इन्वायरमेंट में कहा है कि समाज का निर्माण आपसी सद्भाव और सामंजस्य के आधार पर होना चाहिए, इसलिए राज्य एवं सरकार जैसी नियंत्रणकारी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार प्रकृति में सामंजस्य विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम एंड रीमेकिंग सोसाइटी नामक पुस्तक भी लिखी। इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम एंड रीमेकिंग सोसाइटी। परिस्थितिकी विज्ञान की आलोचना, तो परिस्थितिकीवादी मुख्यतः प्रति विकास की सीमा के सिद्धांत पर आधारित है, जिनके अनुसार सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में प्रति विकास असीमित नहीं हो सकता। परिस्थितिवाद अपनी विचारधारा में मानव केंद्रित विकास की अवधारणा की आलोचना करता है और मानता है कि अगर विकास को सतत बनाना है तो वह मानव केंद्रित नहीं होना चाहिए। पर्यावरणवादियों की पर्यावरण बचाओ आंदोलन के प्रति अति उत्साही वकालत राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देती है जो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते और फांसीवादी और सर्वसत्तावादी विचार को प्रोत्साहन देते हैं। डीप इकोलॉजी, तो अर्ने नेस ने सतही परिस्थितिकी व डीप इकोलॉजी के मध्य भेद किया। इनके अनुसार सतही परिस्थितिकी यानी शैलो इकोलॉजी का आशय प्रदूषण नियंत्रण एवं संसाधनों के क्षरण को रोकना है। उदाहरण के लिए क्योटो एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा पर्यावरणीय समस्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न सतही परिस्थितिकी है, जबकि गहन परिस्थितिकी के समर्थक पर्यावरण के क्षरण के मूल कारणों को खोजते हैं और उन्हें समाप्त करने पर बल देते हैं। गहन परिस्थितिकी का अर्थ निम्नलिखित है। पहला, मानव एवं गैर मानवीय जीवों, पशु पक्षी एवं पौधों का स्वयं में महत्व है। गैर मानवीय जीव केवल मानव के उपयोग के लिए नहीं बल्कि इनका महत्व मानव से स्वतंत्र है। दूसरा, जीवन एवं पृथ्वी की विविधता तथा समृद्धि स्वयं में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मानव को यह अधिकार नहीं है कि वह प्राकृतिक विविधता और समृद्धि का विनाश करे, यद्यपि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से कर सकता है। तीसरा, वर्तमान समय में मानव द्वारा प्राकृतिक जगत में अधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, इससे गैर मानवीय जगत को भारी क्षति पहुंच रही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को समग्रता से देखा जाना चाहिए तथा इन पर नियंत्रण के बजाय इसके संरक्षण और अनुरक्षण का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक, तकनीक एवं आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, उपभोक्तावादी जीवन शैली का परित्याग करना चाहिए तथा जीवन की गुणवत्ता पर विशेष बल देना चाहिए। परिस्थितिकी विविधता एवं समृद्धि तुलनात्मक रूप में छोटी जनसंख्या के लिए ही अनुकूल है, विकसित देशों का दृष्टिकोण है ऐसा। उपरोक्त मान्यताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लागू करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और इसे लागू करने के लिए अहिंसक साधनों का सहारा लिया जाना चाहिए। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने के तार्किक कारण। परिस्थितिकी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया विवेकपूर्ण कार्य समूचे समुदाय के लिए विवेकपूर्ण हो यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के हित रोटी, कपड़ा और मकान अल्पकालिक होते हैं तथा समुदाय के हित दीर्घकालिक होते हैं। व्यक्ति तत्कालिक लाभ से प्रेरित होता है, जबकि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता होती है। परंपरागत उदारवादी अर्थव्यवस्था में तत्कालीन लाभों पर बल दिया गया है, जबकि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रयत्न आवश्यक होते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में तथा उसकी कीमत के निर्धारण में पर्यावरणीय क्षति को सम्मिलित नहीं किया जाता। सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी वस्तु के निर्माण में पर्यावरणीय क्षति अपरिहार्य है।
पर्यावरणीय समस्या का प्रभाव अधिक जटिल होता है क्योंकि पहले की पीढ़ी के द्वारा की गई क्षति का भुगतान आगे आने वाली पीढ़ी को करना होता है। अतः पर्यावरणीय प्रदूषण करने वाला व्यक्ति उनके परिणामों को भुगते आवश्यक नहीं है। जैसा वर्तमान विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन विकसित देश कर रहे हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है। ग्लोबल कॉमन्स, तो यह वैश्विक धरोहर का संरक्षण है, जिसका अर्थ निम्नलिखित है। पहला, वे धरोहर जो राष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित हैं, लेकिन उनका महत्व वैश्विक है, जैसे मलेशिया एवं ब्राजील के वर्षा वन और हिमालय के ग्लेशियर। यह भी उल्लेखनीय है कि इनके संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल मुद्दे भी विद्यमान हैं, क्योंकि ब्राजील के अनुसार उनके वनों पर उसका संप्रभु अधिकार है और अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्राजील को अपने वनों के उपयोग का अधिकार है, जबकि साझी धरोहर की मान्यता के अनुसार ब्राजील के वनों पर समूची मानवता का अधिकार है। इसलिए राष्ट्रीय संप्रभुता व अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों में सीधा विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरा है कि दूसरे प्रकार की साझी धरोहर जिन पर राष्ट्र राज्य का नियंत्रण नहीं है, बल्कि इन पर समूचे विश्व समुदाय का नियंत्रण है। उदाहरण के लिए खुला आकाश, खुला समुद्र, अंटार्कटिका महाद्वीप इत्यादि। पर्यावरणीय समस्या का प्रभाव राष्ट्र राज्य की सीमा के दायरे में बंधा नहीं होता, इसलिए समूचे विश्व समुदाय का यह दायित्व है कि इन वैश्विक धरोहरों की रक्षा की जाए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये क्या है? तो गेरेट हार्डिन ने साझी धरोहर के विनाश को ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के रूप में चित्रित किया है। इसके अनुसार उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के लाभ और तार्किक निर्णयों के कारण समूचे पर्यावरण का विनाश होता है। उन्होंने समुद्र में मछली मारने के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहा कि बेहतर होती तकनीकी और व्यक्ति के लाभ की आकांक्षा ने वैश्विक धरोहरों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आजीविका और पारिस्थितिकी दोनों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरणीय समस्या के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण यथार्थवादियों का, उदारवादियों का एवं मार्क्सवादियों से भिन्न है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने हित और शक्ति में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, इसलिए राज्यों के द्वारा आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण के मूल कारण है। राज्य के समक्ष नागरिकों के कल्याण, रोजगार की वृद्धि एवं सुरक्षा को बेहतर बनाए रखना चुनौती होता है, जिससे कोई भी राज्य समझौता करने को तैयार नहीं होता। इसलिए अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जबकि अमेरिका और चीन का समूचे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 45% हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के 15वें कोपनहेगन सम्मेलन में चल रही वार्ता विफल हुई, जिससे कुछ लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल को मृत मान लिया। अतः मॉर्गेनथाउ की यह मान्यता सत्य प्रतीत होती है कि प्रत्येक राज्य विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों के अनुसार करते हैं, सार्वभौमिक मानदंडों के अनुसार नहीं। पर्यावरणीय संकट के परिणाम स्वरूप आने वाले विश्व में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर राज्यों के मध्य संघर्ष की आशंका है। जैसे पश्चिमी एशिया में जॉर्डन नदी के पानी के बंटवारे पर इजराइल और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के बीच संघर्ष बने हुए हैं। पर्यावरणीय संकट के परिणाम स्वरूप न केवल द्वीपीय राष्ट्रों के समुद्र में डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है, बल्कि एक एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण से खाद्य के उत्पादन में कमी हो रही है, इसलिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर भी बड़ा संकट उत्पन्न होगा और विकासशील देशों के लिए यह समस्या अधिक गंभीर है। इस गंभीर समस्या के निदान के लिए शीत युद्ध के आरंभिक दौर से ही प्रयत्न होने लगे हैं। 70 के दशक में पहली बार पर्यावरणीय संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण का अमूलवादी उपाय सुझाया गया। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक वृद्धि एवं पर्यावरणीय संरक्षण एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आर्थिक विकास दर को शून्य कर देना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप में राष्ट्र राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वर्ष 1992 में पहली बार पर्यावरणीय संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके बाद पर्यावरणीय सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा बन गया। यद्यपि शीत युद्ध के दौरान स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप में लागू नहीं किया गया, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की मान्यता अधिक लोकप्रिय हुई। वर्ष 1987 में पर्यावरण एवं विश्व विकास के लिए विश्व आयोग ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ब्रुंटलैंड
आयोग ने क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट की मान्यताओं में संशोधन करते हुए कहा कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संरक्षण संभव है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेहतर आर्थिक विकास के द्वारा ही पर्यावरणीय संरक्षण संभव है। इसे व्यवहारिक रूप में सतत विकास भी कहा गया। शीत युद्धोत्तर विश्व एवं पर्यावरणीय संरक्षण। तो यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, जिसके माध्यम से ओजोन परत की रक्षा के लिए समझौता किया गया तथा उन गैसों की कटौती पर सहमति जताई जिनसे ओजोन परत का विनाश होता है। परंतु पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो में आयोजित हुआ। पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य का वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गया। यद्यपि विकसित और विकासशील देशों के मध्य प्रभावी रूप में मतभेद उभरे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित पर्यावरण एवं विकास के सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, जो मूलतः सतत विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की एक योजना है। एजेंडा 21 में पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित के संरक्षण पर बल दिया गया। पहला, शहरी विकास को सतत रूप में बढ़ावा देना। दूसरा, वनों का संरक्षण। तीसरा, जैव प्रौद्योगिकी प्रबंधन। और चौथा है विघटित पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। एजेंडा 21 को लागू करने के लिए अनेक समूहों एवं निकायों को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया, जिसमें स्थानीय शासन, व्यापारिक घराने, युवा एवं महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। एजेंडा 21 में वर्णित उपरोक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय साधनों एवं संस्थात्मक पहलुओं पर का भी उल्लेख किया गया है। एजेंडा 21 में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, पर्यावरण रक्षा कोष को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विकसित देश अपने राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7% भाग का योगदान करेंगे। परंतु विकसित देशों ने आश्वासन पूर्ण नहीं किया। पृथ्वी सम्मेलन रियो में ही FCCC पर 153 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह संधि 1994 से ही लागू है, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। इस पृथ्वी सम्मेलन में विश्व में बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए समझौता हुआ और जैव विविधता को संरक्षित करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। पृथ्वी सम्मेलन के बाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु वर्ष 1997 में क्योटो समझौता हुआ, जिसमें वर्ष 2008 से 2012 के मध्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान ने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से क्रमशः 8, 7, 6% तक की कटौती का समझौता किया, लेकिन अमेरिका ने इसे अंततः स्वीकार नहीं किया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों की बाध्यकारी कटौती से मुक्त रखा गया। यद्यपि क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित मानकों का किसी भी राज्य ने पालन नहीं किया। गैसों के उत्सर्जन में कटौती के बजाय गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई। तो नेक्स्ट है जोहानिसबर्ग सम्मेलन, इसको पृथ्वी 10 भी बोलते हैं, वर्ष 2002 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्षों बाद सतत विकास पर जोहानिसबर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ। यह उल्लेखनीय है कि सितंबर 2001 के बाद समूचे विश्व में आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया गया। उसी दौरान पर्यावरणीय संरक्षण के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। जोहानिसबर्ग सम्मेलन के तहत विकास को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रीय बल प्रदान किया गया। पहला जल, दूसरा कृषि, तीसरी ऊर्जा, चौथा जैव विविधता और पांचवा स्वास्थ्य। इस सम्मेलन में सामान्य सहमति के बजाय अधिक मतभेद उभरे तथा विकसित और विकासशील देशों के मध्य मूल मतभेद उत्पन्न हुए। विचारकों ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए गैर राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी सहायता ली जानी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद उत्पन्न होने वाले विवाद। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की बैठकों में कार्बन उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 2007 के बाली सम्मेलन के साथ वर्ष 2012 के बाद गैसों के उत्सर्जन को नियमित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के विकल्पों पर भी चर्चा होने लगी। बाली सम्मेलन में भी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई, लेकिन निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, पर्यावरणीय परिवर्तन से सामंजस्य हेतु अनुकूलन एवं क्षमता का निर्माण। दूसरा है पर्याप्त वित्त का प्रबंध। तीसरा है विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण। कोपनहेगन सम्मेलन वर्ष 2009 में होता है। तो पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए साझे लेकिन अलग अलग उत्तरदायित्व की मान्यता को स्वीकार किया गया। इस बिंदु पर बल दिया गया कि वैश्विक तापमान में 2 सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तीसरा, यह भी स्वीकार किया गया कि उत्सर्जन की कटौती करने के मानकों का निर्माण करते समय विकासशील देशों को अधिक समय दिया जाएगा और विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक विकास और गरीबी निवारण को प्राथमिकता दी जाएगी।
चौथा है अति पिछड़े देशों और छोटे द्वीपीय देशों के लिए विशेष सहायता का समर्थन लिया गया। विकासशील देशों की इस मांग को स्वीकार किया गया कि उन्हें घरेलू उद्योगों के संदर्भ में कटौती की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उन उद्योगों में जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्त और तकनीकी सहायता प्राप्त है, उत्सर्जन कटौती को स्वीकार करना पड़ेगा। विकासशील देशों को वर्ष 2010 से 12 के मध्य 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी तथा वर्ष 2020 तक 100 बिलियन डॉलर सहायता विकासशील देशों को प्राप्त होगी। इस सम्मेलन में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन ने एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण किया तथा विकासशील देशों की आवाज को सामूहिक रूप में व्यक्त किया, जबकि इस सम्मेलन में बोलीविया, सूडान, वेनेजुएला, क्यूबा ने राजनीतिक सहमति को बनाने से इनकार कर दिया। कानकुन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं का 16वां शिखर सम्मेलन मैक्सिको 2010 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के मध्य मतभेद बने रहे, क्योंकि विकसित देशों ने यह स्पष्ट कहा कि वे कोई भी बाध्यकारी लक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे। उनका यह भी तर्क था कि यदि विकासशील देशों के लिए कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है तो विकसित देशों के लिए भी कोई बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता। इस सम्मेलन में पहले से विद्यमान विकासशील देशों के मध्य एकता में दरार देखी गई, क्योंकि विकासशील देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के संदर्भ में बाध्यकारी कटौती के लक्ष्य का समर्थन किया, जबकि भारत और चीन ने यह स्पष्ट कहा कि वे बाध्यकारी कटौती के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे विकासशील देशों के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावित होंगे। यद्यपि इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से सहमति देखी गई कि पर्यावरण को बचाने के लिए समान लेकिन अलग अलग उत्तरदायित्व कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मान्यता पर बल दिया गया। यद्यपि विकसित देशों ने लगातार समान उत्तरदायित्व पर बल देने का प्रयत्न किया, वह विभेदक उत्तरदायित्व की मान्यता से आरंभिक रूप में असहमत थे। इस सम्मेलन में भी किसी भी बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सका। क्योटो सन 2012 के बाद ग्रीन हाउस गैसों के प्रबंधन के लिए अभी भी किसी मसौदे पर सहमति नहीं बन पाई। विकसित देशों ने कोपेनहेगन सम्मेलन की भांति यह पुनः आश्वासन दिया कि वे विकासशील देशों को तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं। पर्यावरण की रक्षा सभी का सार्वभौमिक दायित्व है, परंतु अभी भी राज्य अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। भारत ने साझे एवं अलग अलग उत्तरदायित्व की मान्यता को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया। भारत में अभी भी प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन की दर 1 टन है, जबकि यूरोपीय देश 10 टन प्रति व्यक्ति है। अमेरिका का उत्सर्जन 20 टन प्रति व्यक्ति है। अभी भी वैश्विक उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 4% है। भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए विकासशील देशों के हितों का भी प्रतिनिधित्व किया है। पर्यावरण के नियंत्रण के लिए भारतीय सरकार द्वारा आंतरिक रूप में भी अनेक कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका एक उत्तरदायी राष्ट्र की रही है। हरित ऊर्जा पर्यावरण की समस्या के समाधान के रूप में बेहतर विकल्प। पर्यावरण की समस्या के समाधान के लिए स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी की आवश्यकता होती है। जुलाई 2009 में 17 बड़े आर्थिक देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर अलग से बल प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ ऊर्जा तकनीक अधिक आवश्यक है तथा स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के संदर्भ में एक वैश्विक सहभागिता के निर्माण का प्रयत्न किया गया, जिससे ऐसी तकनीक का विकास किया जा सके जो ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करे। इस संदर्भ में निम्नलिखित देशों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल की है। अमेरिका ने ऊर्जा बचत का काम किया है। जर्मनी सौर ऊर्जा पर काम कर रहा है। इटली एवं दक्षिण कोरिया बेहतर बिजली निर्माण ग्रिड पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कार्बन का प्रयोग एवं भंडारण कर रहे हैं। जापान एवं भारत उच्च कुशलता युक्त निम्न कोयला तकनीक का विकास किया है। ब्राजील और इटली जैव ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन पवन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। बोन में पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन में दिसंबर 2009 में आयोजित कोपेनहेगन वार्ता के संदर्भ में विचार किया गया। यह आशा व्यक्त की गई कि वर्ष 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने की नई संधि पर समझौता होगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल समझौते की अवधि वर्ष 2012 में समाप्त होगी। लेकिन बोन बैठक में कोई विशेष परिणाम नहीं आ सका, क्योंकि विकासशील देशों की चिंताएं अभी भी कायम है। विकासशील देशों के अनुसार विकसित देशों ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया तथा विकासशील देशों को तकनीक एवं आर्थिक सहायता अभी भी पर्याप्त नहीं दी जा रही है। सम्मेलन में चीन और भारत जैसे विकासशील देशों ने इस बिंदु पर बल दिया कि विकासशील देश किसी भी उत्सर्जन लक्ष्य इमिशन टारगेट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक विकसित देश वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में 40% की कटौती नहीं करेंगे। विकासशील देशों ने कम उत्सर्जक तकनीक को हस्तांतरित करने की मांग उठाई, लेकिन
विकासशील देशों की मांग पूर्ण होने में अनेक समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तक केवल यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 2020 तक उत्सर्जन में 30% कटौती का आश्वासन दिया। विकसित और विकासशील देशों के मध्य मतभेद। तो विकसित और विकासशील देशों के मध्य का संघर्ष शक्ति राजनीति बनाम समानता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संघर्ष है, क्योंकि विश्व राजनीति का संचालन सदैव शक्ति राजनीति द्वारा होता है। कभी इस पर नियंत्रण पैक्स ब्रिटानिका द्वारा किया गया, वर्तमान समय में इसका नियंत्रण पैक्स अमेरिकाना द्वारा हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही विकासशील देशों ने इस शक्ति राजनीति और विषमता मूलक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी उठाई। इसलिए वर्तमान समय में पर्यावरणीय मुद्दों पर विद्यमान गतिरोध उसी शक्ति राजनीति को प्रतिबिंबित करता है। दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित दो मुद्दों पर मतभेद विद्यमान है। पहला है पर्यावरणीय संकट के लिए कौन उत्तरदायी है। दूसरा, पर्यावरणीय संरक्षण में किसका कितना योगदान होना चाहिए। विकासशील देशों ने यह तर्क सदैव प्रस्तुत किया कि वर्तमान पर्यावरणीय संकट पश्चिमी देशों द्वारा आरंभ बृहद और व्यापक औद्योगिकरण का परिणाम है। पश्चिमी देशों के लोगों की उपभोक्तावादी जीवन शैली इसके लिए उत्तरदायी है, जबकि विकसित देशों के अनुसार विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरण का अकुशल प्रबंधन प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विकासशील देशों के अनुसार विकसित देशों ने औद्योगिकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया में क्रमिक रूप में जिस तकनीक का प्रयोग किया, उसी तकनीक का प्रयोग विकासशील देश भी कर रहे हैं। पहले विकसित देशों के पास इको फ्रेंडली तकनीक नहीं थी। विकसित देशों द्वारा क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय मित्र तकनीक के प्रयोग के लिए विकासशील देशों की बड़ी मात्रा में वित्तीय और तकनीक सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि विकासशील देशों के समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा गरीबी निवारण जैसी बड़ी चुनौतियां। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दों पर भी मतभेद विद्यमान है। पहला, तकनीक हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो वर्ष 1970 के दशक से ही विकसित देश तकनीक हस्तांतरण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन विकसित देश तकनीक हस्तांतरण के समर्थक नहीं। अधिकांश तकनीक का आविष्कार विकसित देशों द्वारा ही होता है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान बौद्धिक अधिकारों के युग ट्रिप्स में तकनीक हस्तांतरण का मुद्दा और भी जटिल हो चुका है तथा तकनीक आयात करने की लागत भी अधिक है, जिसका भार वहन करने में विकासशील देश असक्षम है। क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो विकासशील देशों के अनुसार विकसित देशों को उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जिससे विकासशील देश सामाजिक कल्याण के उपायों को प्रभावी रूप में लागू कर सके तथा मानवीय संसाधनों के विकास में समर्थ हो सके। परंतु विकसित देश पर्यावरणीय मानकों के आधार पर विकासशील देशों के निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। विकसित देश विकासशील देशों के सस्ते श्रम को प्रतिसंतुलित करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि विकसित देश तकनीकी रूप में संपन्न है तो विकासशील देशों में सस्ता श्रम है और विश्व जनसंख्या का लगभग 75% विकासशील देशों में है। वित्तीय सहायता का मुद्दा। पर्यावरणीय असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण कोष के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। विकसित देशों ने यह प्रस्ताव दिया कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का 0.7% का योगदान करेंगे, लेकिन विकसित देशों ने इस आश्वासन को कभी पूर्ण नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि विकसित देश पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वर्ष 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी का बहाना बनाकर विकसित देशों ने अपना योगदान इस कोष के लिए नहीं किया। यद्यपि जलवायु परिवर्तन के कोपेनहेगन सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने एक निश्चित राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा। तो विकासशील देशों के अनुसार उनके प्राकृतिक संसाधनों पर विकसित देशों का स्वामित्व है। उदाहरण के लिए ब्राजील के वन और मलेशिया के वर्षा वनों पर पहला अधिकार इन देशों का है तथा इसका प्रयोग वो अपनी प्राथमिकता और हितों के अनुसार करेंगे। विकासशील देशों के निर्यात बड़ी मात्रा में इस प्राकृतिक धरोहर पर निर्भर हैं, जबकि विकसित देशों ने कहा कि साझा धरोहर ग्लोबल कॉमन्स के आधार पर इन संसाधनों का समूचे विश्व का नियंत्रण होना चाहिए। उद्योगों की प्रकृति में भिन्नता। तो विकासशील देश उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। इन देशों में सेवा अत्यधिक विकसित है जो कम प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि विकासशील देशों में अभी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया अपूर्ण है और विकासशील देशों में विनिर्मित उद्योग ज्यादा है जो अधिक प्रदूषणकारी होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों ने कहा है कि समग्र उत्सर्जन की बजाय उत्सर्जन को प्रति व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। विकसित देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अत्यधिक है। विकासशील देशों के उत्सर्जन विकास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित हैं, जबकि विकसित देशों के उत्सर्जन जीवन शैली से संबंधित है। आलोचकों के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में विकसित देशों ने अधिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, क्योंकि ओजोन परत में हो रहे छेद से विकसित देश सर्वाधिक प्रभावित हो रहे थे, जबकि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण की समस्या पर भारत का दृष्टिकोण।
पर्यावरण के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण आरंभिक रूप में विकासशील देशों के हितों से प्रेरित था। भारत के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकासशील देशों के विकास की समस्या को ध्यान में रखना चाहिए। विकासशील देशों के समक्ष गंभीर सामाजिक समस्या विद्यमान है, इसलिए पर्यावरणीय समस्या को हल करने के लिए भारत ने साझा परंतु भेदभावपूर्ण व्यवहार पर बल दिया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बल दिया। भारत ने इस पक्ष को वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। भारत के अनुसार मौसम परिवर्तन और विकास के बीच एक गहरा संबंध विद्यमान है। भारत के अनुसार पर्यावरणीय समस्या को हल करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा तकनीक हस्तांतरण होना चाहिए। भारत ने द्वीपीय देशों का समर्थन किया। इन छोटे द्वीपीय देशों ने यह मांग उठाई कि वर्ष 2000 तक विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में वर्ष 1990 के स्तर से 20% कटौती करने की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ, के दौरान विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के कटौती के बाध्यकारी प्रावधान से मुक्त रखा गया। यह भी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। भारत का परिवर्तित दृष्टिकोण वर्ष 2000 के बाद। तो वर्ष 2000 के बाद भारत ने पर्यावरणीय सम्मेलनों में विकसित और विकासशील देशों के बीच सख्त विभाजन करने पर बल नहीं दिया, जबकि परंपरागत रूप में भारत ने विकसित और विकासशील देशों की श्रेणियों को सदैव विभाजित करने का प्रयत्न किया। वर्ष 2009 में ब्राजील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने यह घोषणा की कि वे ग्रीन हाउस गैसों की स्वयं एक तरफा कटौती करेंगे। भारत ने यह कहा कि वर्ष 2020 तक भारत अपने ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को 2005 के स्तर तक लाएगा। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत व चीन बेसिक का आपस में, ये बेसिक देश है, तो इनका आपस में सहयोग यह प्रदर्शित करता है कि ये देश अन्य छोटे विकासशील देशों से अलग हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह ग्रीन हाउस गैसों की बाध्यकारी कटौती के समझौते पर विचार कर रहा है। यह भारत के परिवर्तित दृष्टिकोण का उदाहरण है। भारत स्वयं को उत्तरदायी राज्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत इस समय विश्व की उभरती महाशक्तियों में से एक है तथा चीन, अमेरिका के बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के आर्थिक विकास को देखते हुए भविष्य में भारत का उत्सर्जन बढ़ेगा, इसलिए भारत अपने वैश्विक दायित्वों का भी निर्वाह कर रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2008 में भारत द्वारा मौसम परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में निम्नलिखित 8 केंद्रीय राष्ट्रीय मिशनों की पहचान की गई। पहला, राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन के द्वारा विकास को बढ़ाना है। दूसरा, वृद्धिगत ऊर्जा कुशलता का राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा वर्ष 2012 तक 10,000 मेगावाट बिजली बचाने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा, राष्ट्रीय जल मिशन, जिसके द्वारा जल संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया। चौथा, हिमालय पारिस्थितिकी के सतत विकास का राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में जैव विविधता तथा वृक्ष लगाने पर बल दिया गया। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया का राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा भारत ने वर्तमान वन क्षेत्र के 23% भाग को बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि के सतत विकास का राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा मौसम परिवर्तन के दौर में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। मौसम परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा मौसम परिवर्तन को बेहतर समझ पर बल दिया गया तथा नए वैज्ञानिक अनुसंधान पर बल दिया गया। नेक्स्ट है सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, जिसके द्वारा शहरी नियोजन की ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया। भारत के समक्ष दोहरी चुनौती विद्यमान है, क्योंकि एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है, तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य भी प्राप्त करना है। एक विशाल और शक्तिशाली देश को अपने वैश्विक दायित्व को पूर्ण करना तथा भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। भारत में जारी विकास समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और सतत विकास को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम परिवर्तन सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ाता है। मौसम परिवर्तन से खाद्यान्न सुरक्षा भी प्रभावित होती है। लीमा वार्ता 2014 में होती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की लीमा बैठक में वर्ष 2012 की पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने की संभावनाओं पर प्रबल विकास हुआ, क्योंकि अमेरिका द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वर्ष 2025 तक वह वर्ष 2005 के स्तर से लगभग 26 से 28% ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करेगा। चीन ने यह भी घोषणा की कि वह ग्रीन हाउस गैसों में स्वैच्छिक कटौती करेगा और वर्ष 2030 तक चीन के द्वारा अपनी ऊर्जा की आपूर्ति में लगभग 20% भाग गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करेगा। अमेरिका और चीन के बीच ग्रीन हाउस गैसों की कटौती का स्वैच्छिक समझौता किया गया। इस संभावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो लीमा बैठक में किसी भी प्रकार के बाध्यकारी एवं वैधानिक समझौते पर विचार नहीं हुआ, जो क्योटो प्रोटोकॉल का मूल भाग है।
बैठक में इस बिंदु का उल्लेख नहीं है कि यदि स्वैच्छिक रूप में किए गए उद्देश्यों का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान होगा। चीन द्वारा वर्ष 2030 तक असीमित उत्सर्जन का अधिकार दे दिया गया, जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में बढ़ते तापमान को कम करने के लिए वर्ष 2050 तक वर्ष 2010 के स्तर से 40 से 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना अनिवार्य है, अथवा 2021 तक इसे वर्ष 2010 के स्तर से शून्य किया जाए। विकसित देश बनाम विकासशील देश। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बैठक में चीन एवं अमेरिका के बीच होने वाली सहमति पर भी मूल बल दिया गया, क्योंकि पहली बार चीन द्वारा स्वैच्छिक कटौती की घोषणा की गई। विकासशील देश व विकसित देशों के बीच विद्यमान मूल मुद्दे जैसे तकनीकी हस्तांतरण, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु कोष के प्रावधान व क्षमता निर्माण कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारत की स्थिति रणनीति क्या है? भारत के लिए वर्तमान सम्मेलन से नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि चीन द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की एकतरफा घोषणा के बाद भारत के ऊपर अधिक दबाव है। विकासशील देशों द्वारा निर्मित ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत एवं चीन बेसिक की एकता भी प्रभावित हो रही है। भारत विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का उत्सर्जन चीन का 1/4, अमेरिका के उत्सर्जन का 1/3 व यूरोपीय यूनियन का आधा है। भारत का उत्सर्जन रूस और जापान जैसे देशों के लगभग बराबर है, जो औद्योगिक देश हैं, और उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों के बाध्यकारी समझौते पर सहमति भी प्रकट की थी, परंतु दुनिया के देशों का ध्यान भारत पर ज्यादा है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2030 तक लगभग 4 से 5 हजार मिलियन मीट्रिक टन होगा, जो अमेरिका व चीन से नीचे होगा, जबकि वर्ष 2030 तक चीन के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2012 के स्तर से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु प्रति व्यक्ति आंकड़े से भारत का उत्सर्जन अधिक कम है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका का उत्सर्जन 1/10 अमेरिका के उत्सर्जन का भारत का 1/10 है, तो यानी जो जितना अमेरिका का है उसका 1/10 भारत उत्सर्जित करता है। तो नेक्स्ट है कि इसलिए भारत के लिए ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के संदर्भ में निम्न रणनीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। पहला, भारत के द्वारा ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग में आने वाली लागत को कम से कम करना। तीसरा, भारत के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष का आंकड़ा शामिल करना उचित नहीं है, क्योंकि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन लगभग स्थिर हो चुके हैं। चीन के उत्सर्जन स्थिर होने की कगार पर है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जहां वर्ष 2025 तक प्रदेश का प्रभावी औद्योगिकीकरण व शहरीकरण होगा। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा वर्ष 2025 तक ग्रीन हाउस गैसों की कटौती में वर्ष 2005 के स्तर से लगभग 25 से 30% तक की कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकृत ऊर्जा में भाग को 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में 24 घंटे बिजली देने हेतु ऊर्जा के बड़े भंडार की आवश्यकता है। भारतीय सरकार द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के द्वारा होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा वित्त एवं तकनीक के हस्तांतरण की मांग पर बल दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन COP21 पार्टियों का सम्मेलन, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पृष्ठभूमि क्या है? तो कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में होता है कि असफल हो जाने के पश्चात डरबन सम्मेलन 2011 में तय किया गया था कि वर्ष 2015 के सम्मेलन में सभी देशों द्वारा स्वीकार्य समझौते का निर्माण किया जाएगा, जिसे वर्ष 2020 के बाद लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि क्योटो प्रोटोकॉल की सेकंड या द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2020 में समाप्त होगी। इसके बाद लागू किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण पेरिस सम्मेलन वर्ष 2015 में किया गया। लीमा समझौते वर्ष 2014 के अनुरूप सभी देशों को स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्षित सहयोग यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDCs की घोषणा पेरिस सम्मेलन से पूर्व करनी थी। जिन मुद्दों पर लीमा सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई थी, उन पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई। तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDCs क्या है? स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्षित सहयोग। तो प्रत्येक देश अपनी घरेलू परिस्थितियों एवं विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु अपनी ओर से योगदान निर्धारित करेंगे। इसके साथ एक वैश्विक कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ होगा, जो अनुकूलन की दिशा में सामूहिक तौर पर कार्य करेगा। पेरिस सम्मेलन से जुड़े मुद्दे,
दिसंबर 2015 में विश्व के 190 से अधिक देशों ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौते को अंगीकार किया। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जोखिमों को कम करने के लिए औसत वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से अधिक न बढ़े दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस समझौते में विकासशील देशों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग देने के लिए विकसित देश वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर विकासशील देश साझे किंतु विभेदात्मक दायित्व यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR के सिद्धांत के आधार पर अपनी स्थानीय परिस्थितियों एवं संदर्भित क्षमताओं के अनुरूप योगदान देंगे। क्योंकि इस समझौते में सभी देशों के दायित्वों को स्वीकारा गया है, इसलिए पिछले सम्मेलनों की तुलना में यह अधिक समग्र एवं समन्वयकारी है। पेरिस सम्मेलन के प्रति बेसिक प्रभाव क्या है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत और चाइना का दृष्टिकोण। तो इस समूह ने एक व्यापक महत्वाकांक्षी एवं वैधानिक रूप में बाध्यकारी संधि तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, किंतु विभेदी के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें अनुकूलन, उत्सर्जन में कटौती और हानि लॉस एवं चार्ज डैमेज की स्थितियों से निपटने के लिए उचित वित्तीयन, तकनीकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया। पेरिस सम्मेलन की असफलता के बिंदु। तो वित्तीयन, तकनीकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण पर कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की सफलता को शंकायुक्त बनाता है। कई राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2030 के बाद कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई, जबकि समस्या अभी की है तथा बांग्लादेश, मालदीव जैसे वल्नरेबल यानी B20 देशों के डूबने का खतरा इस दशक का है। भारत का स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्षित संयोग। पहला है, भारत वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कमी लाएगा। दूसरा, इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन का 40% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट, संरक्षण एवं सुधारों की परंपराओं और मूल्यों पर आधारित स्वास्थ्य एवं टिकाऊ रहन सहन पर जोर देगा। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनाच्छादन और पेड़ पौधों से अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत द्वारा घोषित उपरोक्त लक्ष्य अधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारत में विद्युत उत्पादन का 60% से अधिक परंपरागत स्रोतों से प्राप्त होता है। शताब्दी विकास लक्ष्यों यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी भारत विकसित देशों से काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि भारत में निरंतर सौर, पवन, नाभिकीय एवं बायोमास आधारित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त देश में वनोरोपण के स्तर में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। इस प्रकार भारत पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, जिसे दोहरी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारत का दृष्टिकोण। तो जलवायु वार्ताओं में भारत की स्थिति बहुत जटिल होती है, क्योंकि एक तरफ भारत अपनी बड़ी जनसंख्या के कारण विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, वहीं प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में 135वें स्थान पर स्थित है। इसलिए भारत सभी वार्ताओं में जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के प्रश्न को, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रश्न को प्रमुखता से उठाता है। इसके अतिरिक्त भारत ने जलवायु वित्तीयन में यानी क्लाइमेट फंड में पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करने एवं क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। निष्कर्ष, संक्षेप में पर्यावरणीय समस्या मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः विकसित एवं विकासशील उत्तर दक्षिण विवाद के बजाय इसका साझा समाधान समय की मांग है। इसमें विकसित देशों की भूमिका अहम होनी चाहिए। पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु सभी संधियां महत्वपूर्ण है, परंतु यह समस्या का सतही एवं तत्कालीन समाधान है। दीर्घकालीन समाधान के लिए गहरी पारिस्थितिकी एवं गांधीवादी आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विकास बनाम पर्यावरण के स्थान पर धारणीय विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ सरकार की भूमिका तो अहम है ही, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर अति उपभोग की जगह सदुपयोग को आदत के रूप में विकसित करना समस्या का समुचित एवं संपूर्ण समाधान होगा। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो विश्व राजनीति में मानवाधिकारों के महत्व में निर्विवाद रूप से वृद्धि हो रही है और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी प्रयत्न किए जा रहे हैं। शीत युद्धोत्तर विश्व में पहली बार मानवाधिकार के महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन एवं शक्ति संघर्ष के साथ साथ मानवाधिकारों को भी केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि मानवाधिकार की रक्षा अभी भी मूलतः आदर्शवादी विचार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है तथा घरेलू मामलों में राज्यों का ही पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार चार्टर के अनुच्छेद 2(7) में यह स्पष्टतः कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यता पूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का केवल एक ही आधार है, वह है आत्मरक्षा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता दी गई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार अहस्तक्षेपवाद है, परंतु समकालीन युग में मानवाधिकार के हनन को रोकने हेतु किए गए हस्तक्षेप को मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की संज्ञा दी जा रही है। मानवाधिकार मानवता के वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो मानव मात्र को प्राप्त है। मानवाधिकार मूलतः नैतिक अधिकार, तो ये मोरल राइट्स है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पहली बार 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया, जिसमें मानव मात्र को निश्चित अधिकार सौंपे गए और मानवाधिकार का यह आधार लॉक के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित ये अधिकार नैतिक अधिकार थे, क्योंकि महासभा की घोषणा बाध्यकारी रूप में राज्यों पर लागू नहीं होती। यद्यपि बाद में प्रत्येक राज्यों ने इनके अनुरूप मानवाधिकार की रक्षा हेतु विधि का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवाधिकार नैतिक है, क्योंकि मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र राज्यों के समर्थन पर ही निर्भर करता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में मानव मात्र को अधिकार प्रदान किए गए हैं। यद्यपि इसका आधार 19वीं सदी में देखा जा सकता है, जबकि वर्ष 1890 के ब्रुसेल्स समझौते के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1926 के जिनेवा कन्वेंशन में स्पष्ट कहा गया कि युद्ध में भी मानवता पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। इन मान्यताओं को सार्वभौमिक घोषणा पत्र ने व्यापक एवं लोकप्रिय बना दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। मानवाधिकार की अवधारणा पर विभिन्न आपत्तियां। मानवाधिकार की घोषणा शीत युद्ध के दौरान हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य संघर्ष विद्यमान था। सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर भी राज्यों के मध्य निम्नलिखित मतभेद उभरे। पहला, दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने मानवाधिकार के अनुच्छेद 1 को मानने से इंकार कर दिया। इसमें उल्लेखित था कि सभी व्यक्ति अपनी गरिमा और अधिकारों के संदर्भ में समान हैं। अफ्रीकी सरकार के अनुसार यह घोषणा अफ्रीकी सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का उदाहरण है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है। दूसरा, सोवियत संघ एवं साम्यवादी देशों ने इस बिंदु पर आपत्ति की। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की उपेक्षा की गई है। सोवियत संघ ने इसे बुर्जुआ अधिकार कहा और इसे शीत युद्ध का घोषणा पत्र भी कहा। सऊदी अरब मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा और सऊदी अरब ने धार्मिक आधार पर मानवाधिकार की घोषणा पर आपत्ति उठाई। उसके अनुसार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 18 अस्वीकार्य है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने चयनानुसार धार्मिक उपासना का अधिकार है और धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। शीत युद्ध के देतांत पीरियड के दौरान वर्ष 1966 में मानवाधिकारों के 2 घोषणा पत्र जारी किए गए। पहला, सिविल राजनीतिक अधिकारों का समझौता, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा, अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, यानी कन्वेंशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। दोनों को सामूहिक रूप में अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी कहा गया। इसमें साम्यवाद एवं पूंजीवाद के मतभेदों को समायोजित करने का प्रयत्न किया गया। 70 के दशक में हेलसिंकी समझौता हुआ, हेलसिंकी अकॉर्ड हुआ। मानवाधिकार के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने मानवाधिकार को सम्मान देने का निर्णय किया। 70 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मानवाधिकार की रक्षा को अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य बताया। अमेरिका ने ऐसे सरकारों को अनुदान देने पर प्रतिबंध लगाया जो मानवाधिकार को उल्लंघन करती है, जब केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसी सरकारों का समर्थन किया। और वास्तविकता है कि दोनों महाशक्तियों ने व्यवहारिक रूप में अपने हितों को बनाए रखने हेतु मानवाधिकार का उल्लंघन किया। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा वियतनाम में कार्रवाई, पूर्व सोवियत संघ द्वारा हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप। वर्ष 1965 में सभी प्रजाति भेदभावों को समाप्त करने का समझौता हुआ। यद्यपि उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार सत्ता में थी। 70 के दशक में मानवाधिकार की सूची का विस्तार हुआ। महिलाओं के शोषण समाप्ति का भी समझौता हुआ। वर्ष 1979 में महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभाव समाप्ति का समझौता किया गया, जिसे वर्ष 1991 में और व्यापक बनाया गया तथा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक भेदभाव समाप्त करने का समझौता किया गया। मानवाधिकार समूची मानवता को प्राप्त अधिकार है।
परंतु अंतर्राष्ट्रीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति ज्यादा दयनीय है, इसलिए इनके लिए विशेष एवं पृथक प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 1989 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु समझौता किया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्धोत्तर विश्व तथा समूचे विश्व में जातीय एवं धार्मिक संघर्ष उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वर्ष 1991 में मानव नरसंहार को रोकने और समाप्त करने का समझौता किया गया। शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका की विदेश नीति में मानवाधिकार एवं मानवीय हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण भाग बना दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1993 का वियना समझौता प्रमुख है। इसी वर्ष मानवाधिकार की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार उच्चायोग की स्थापना की गई। शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार की रक्षा में गैर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसमें एम्नेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने अमेरिका की भी आलोचना की। इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट वॉच ने क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय जनमत का ध्यान आकर्षित किया। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार उच्चायोग को किसी राज्य को दंडित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने का नैतिक दायित्व दिया गया। उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 1998 में सिविल राजनीतिक अधिकारों की घोषणा पत्र वर्ष 1966 को स्वीकार किया, जबकि अमेरिका ने इसे वर्ष 1992 में स्वीकारा था। इससे स्पष्ट है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार की रक्षा हेतु लगातार आम सहमति का निर्माण हो रहा था। मानवीय हस्तक्षेप सोमालिया, कोसोवो, रवांडा की घटनाएं शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार की रक्षा हेतु राजनीतिक एवं सिविल स्वतंत्रता के साथ विकास के मुद्दों पर भी बल प्रदान किया गया। अमर सेन का मानना है कि बिना विकास के स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंटल फ्रीडम एकांगी एवं बिना विकास के स्वतंत्रता क्या है, एकांगी एवं अपूर्ण है। इसी प्रकार कमत महबूबुल हक ने भी व्यक्त किया और इन दोनों ने मिलकर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, जिनके अनुसार सुरक्षा का मूल अभिप्राय मानवीय सुरक्षा है तथा भिखु पारिक ने भी इस बिंदु पर बल दिया है कि मानवाधिकार को विश्व में सकारात्मक रूप में लागू किया जाए, सामाजिक आर्थिक विषमता के उन्मूलन का प्रयत्न हो। यद्यपि मॉरिस क्रिस्टन इस मत से असहमत है और भिखु पारिक को रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म इनकी बुक है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, और ये मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर है, ये भी याद रखिएगा। उनके साथ साथ बिल किमलिका भी हैं मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर, और इन्होंने बिल किमलिका ने मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है या उसकी पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। इनके अनुसार मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसलिए यह सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि समूचे विश्व में एक प्रकार की समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए केवल सिविल राजनीतिक अधिकार ही सार्वभौमिक हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की प्रकृति क्या है? मानवाधिकार सापेक्षता बनाम सार्वभौमिकता, तो रिलेटिविटी वर्सेस यूनिवर्सैलिटी। मानवाधिकार मानव मात्र को प्राप्त अधिकार है, इसलिए इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, परंतु मानव होने का अभिप्राय भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समुदाय एवं संस्कृति की भिन्नता को स्वीकार करना आवश्यक है। सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता का विवाद आरंभ से ही विद्यमान है, क्योंकि सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर साम्यवादियों ने वैचारिक रूप में आपत्ति की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मानव मात्र के बजाय बुर्जुआ वर्ग के अधिकार प्रतीत होते हैं। इस्लामी राज्यों ने भी अधिकारों की सार्वभौमिकता पर सवाल उठाया। उनके अनुसार मानवाधिकार मूलतः पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत की देन है, जिसमें व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, पंथनिरपेक्षता जैसे मूल्य प्रभावी हैं, जबकि इस्लाम के समर्थकों के अनुसार उनके लिए व्यक्ति के बजाय खुदा महत्वपूर्ण है, धर्मनिरपेक्षता के बजाय धर्म एवं धार्मिकता महत्वपूर्ण है तथा व्यक्ति के बजाय समुदाय को महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर एशियाई मूल्यों की संकल्पना का निर्माण किया गया। जब महातीर मोहम्मद ने कहा कि एशियाई मूल्य पश्चिमी समाजों के मूल्यों से अलग हैं, नारीवादियों ने भी मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को चुनौती दी। इनके अनुसार मानवाधिकार की संकल्पना मूलतः सत्तात्मक है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में प्राप्त अधिकार केवल पुरुषों के लिए हैं, जबकि महिलाओं को उनके निजी जीवन के अधिकार भी प्राप्त नहीं है। बहुसंस्कृतवादियों ने भी मानवाधिकार की सार्वभौमिकता को चुनौती दी। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए, न कि केवल समानता ही पर्याप्त है। अतः उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। निष्कर्ष, मानवाधिकार नैतिक रूप में सार्वभौमिक है, परंतु इनको लागू करते समय देश काल की विशिष्टता एवं भिन्नता का ध्यान रखना जरूरी है। नकारात्मक अधिकार बनाम सकारात्मक अधिकार, तो नकारात्मक अधिकार बनाम सकारात्मक अधिकार से नकारात्मक अधिकार तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके संरक्षण के लिए बाहरी हस्तक्षेप मुख्यतः सरकार आवश्यक है। ये व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े हैं, जैसे
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि। वहीं दूसरी ओर वे अधिकार जिनके संरक्षण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका आवश्यक है उन्हें सकारात्मक अधिकार कहा जाता है, जैसे श्रमिकों के अधिकार, कल्याणकारी योजनाएं इत्यादि। अधिकारों का उपरोक्त वर्गीकरण आंगिक प्रतीक नहीं होता, यानी ऑर्गेनिक प्रतीक नहीं होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर समाज के सभी अधिकारों को संरक्षित करते हैं तथा स्वतंत्रता एवं समानता को स्थापित करते हैं। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार एक नैतिक मुद्दा है जो शक्ति एवं सुरक्षा की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, किंतु यह संरक्षण एक तरफा मानवीय हस्तक्षेप के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वसम्मति से निर्मित मानकों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें राज्यों की सकारात्मक भूमिका आवश्यक है। तो अब नेक्स्ट है शरणार्थी संकट। तो आर्थिक अभाव और राजनीतिक भेदभाव के कारण विश्व में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। शरणार्थियों के कारण अनेक राज्यों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, अतः शीतोत्तर विश्व में मानवीय सुरक्षा की संकल्पना प्रमुख है। रोहिंग्या समस्या। तो रोहिंग्या मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग हैं जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। म्यांमार की पूर्व सैनिक सरकार द्वारा इनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई और इन्हें अवैध शरणार्थी कहा गया। म्यांमार की सैनिक सरकार ने वर्ष 1982 में नागरिकता का कानून बनाते हुए 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश विहीन या राज्य विहीन करार दिया। जून 2012 में बर्मी मूल और रोहिंग्याओं के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिससे लगभग 2 लाख रोहिंग्या व्यक्तियों ने म्यांमार छोड़ दिया और वे बांग्लादेश आ गए तथा बांग्लादेश होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी प्रवेश कर जाते हैं। वर्ष 2015 में पुनः बर्मियों और रोहिंग्यों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर में शरण लेने का प्रयत्न किया, परंतु इन देशों ने रोहिंग्याओं को शरण देने से इनकार कर दिया। इसलिए रोहिंग्या समस्या मानवाधिकार की समस्या बन गई। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थियों के उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के द्वारा इन निर्वासित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई तथा म्यांमार को इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया गया। रोहिंग्याओं और बर्मियों के बीच संघर्ष से भारत भी प्रभावित होता है और रोहिंग्या भारत में आकर बौद्ध धार्मिक स्थलों पर हमला करने की योजना बनाते हैं। रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ बौद्ध संगठनों द्वारा हिंसा ने म्यांमार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया है। बौद्ध नेता आसीन बिराटू द्वारा शुरू किए गए आंदोलन 969 द्वारा पश्चिमी प्रांत के माई कातिला शहर से यह हिंसा शुरू हुई। बहुत चरमपंथी संगठनों का मानना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं तथा वे लोग हमारे रोजगार और विकास के अवसरों को छीन रहे हैं और म्यांमार में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका विरोध भी बौद्ध संगठन कर रहे हैं। अब तक 200 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है तथा इन घटनाओं से भारत में सतर्क हो गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इस तरह की हिंसा की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगस्त 2017 में म्यांमार में भैंगडोव सीमा पर 9 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। सरकार का मानना था कि यह हत्या रोहिंग्या समुदाय के आतंकवादियों ने की थी। परिणाम स्वरूप रखाइन प्रांत में सुरक्षा बलों ने व्यापक कार्यवाही प्रारंभ की। इस दौरान 1100 से अधिक रोहिंग्या कार्यकर्ता मारे गए तथा सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही म्यांमार से व्यापक पैमाने पर पलायन आरंभ हो गया। लाखों शरणार्थी बांग्लादेश, भारत तथा अन्य देशों में पलायन करने लगे। म्यांमार के सैनिकों पर हत्या, बलात्कार, प्रताड़ना संबंधी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए। म्यांमार की स्टेट काउंसलर तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी पर भी आरोप लगे, क्योंकि वे सरकार में हैं और रोहिंग्या पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप थी। हालांकि अब तो उनकी सरकार गिर चुकी है और मिलिट्री रूल म्यांमार में या जुंता रूल फिर से आ गया है और अब इनको आजीवन कारावास दे दी गई आंग सान सूकी को। यूरोप शरणार्थी संकट। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इन्होंने वर्ष 1994 के संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट में मानवीय सुरक्षा के आयामों को स्पष्ट किया। इनके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक असुरक्षा से मुक्ति। तो यह रोजगार और वित्तीय स्थायित्व के द्वारा संभव है। दूसरा, भोजन के अभाव से मुक्ति। तीसरा, विभिन्न बीमारियों से मुक्ति। चौथा, प्रदूषण से छुटकारा। पांचवा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवा उपलब्धता। नेक्स्ट है पर्यावरणीय खतरे से मुक्ति। तो प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना, वनों के क्षरण को प्रतिबंधित करना तथा जल स्तर को बनाए रखना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत खतरों से मुक्ति। तो हिंसक अपराधों, नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध, बच्चों तथा महिलाओं के अवैध दुर्व्यापार को रोकना।
नेक्स्ट है सामुदायिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो परिवार को बनाए रखना, भाषा और संस्कृति का संरक्षण तथा नजातीय सफाई और मानव नरसंहारों पर प्रतिबंध। राजनीतिक सुरक्षा, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध तथा निरंकुश सरकारों पर प्रतिबंध। अतः महबूबुल हक के अनुसार मानवीय सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। पहला, विकास यानी डेवलपमेंट, तो लोगों को अवसर की समानता, भूमि वितरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार में वृद्धि तथा न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता करना चाहिए। सैन्य उपाय, तो हथियारों पर खर्च को कम करना, सैनिक अड्डों को बंद करना, हथियारों के निर्यात और स्थानांतरण पर प्रतिबंध, सैन्य सहायता के बजाय आर्थिक सहायता पर बल देना इत्यादि। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण संबंधों की पुनर्संरचना पर बल, तो तीसरी दुनिया के देशों के विरुद्ध व्यापारिक भेदभाव की समाप्ति और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट है संस्थागत उपाय, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय विकास को महत्व देना। नेक्स्ट, वैश्विक नागरिक समाज का निर्माण यानी ग्लोबल सिविल सोसाइटी का निर्माण, तो अधिनायकवादी शासन प्रणाली के बजाय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं आम लोगों के मध्य परस्पर आदान प्रदान में वृद्धि होनी चाहिए। 9/11 के बाद हस्तक्षेप, तो 9/11 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी वार ऑन टेरर का नारा दिया गया। विचारकों के अनुसार अमेरिका आतंक के विरुद्ध युद्ध के नाम पर और मानवाधिकारों के आधार पर अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के आधार पर घरेलू एवं विदेशी दोनों क्षेत्रों में सामरिक हितों में वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है। अमेरिका आतंक के विरुद्ध युद्ध में तानाशाही एवं गैर लोकतांत्रिक राज्यों के साथ गठबंधन कर रहा है, जिसके विरुद्ध मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इसलिए कुछ लोग मानवीय हस्तक्षेप की संकल्पना के प्रति अत्यधिक निराशावादी हैं। वर्ष 2002 में सियरा लियोन, कांगो, आइवरी कोस्ट जैसे देशों में मानवीय नरसंहार को रोकने हेतु महाशक्तियों की प्रतिक्रिया अधिक उदासीन थी। कुछ लोग मानवीय हस्तक्षेप के प्रति अभी भी आशावादी हैं। उनके अनुसार मानवीय हस्तक्षेप मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर संभव है। यद्यपि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में आत्मरक्षा के आधार पर कार्यवाही की गई। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक में किए गए हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण माना गया, क्योंकि उनके अनुसार सद्दाम हुसैन विनाशकारी नरसंहार के हथियारों का निर्माण कर रहा था। फिर नेक्स्ट है 9/11 के बाद आतंक के विरुद्ध युद्ध और मानवाधिकार। 9/11 के बाद मानवाधिकार के विषय में नवीन चिंता अनेक गैर राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है। उनके अनुसार आतंकवाद विरोधी विधि के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। अमेरिका एवं पश्चिमी देशों में भी नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया है। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र प्रोत्साहन नीति को लेकर भी अनेक विकासशील देश संशयग्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि मानवाधिकार के नाम पर अनेक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है तथा अमेरिका द्वारा अनेक राज्यों को दुष्ट राज्यों की श्रेणी में रखना और अनेक शासकों को सत्ता से हटाने का प्रयत्न करना, यह मत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अस्थायित्वकारी हो सकता है। 9/11 के बाद मानव नरसंहार को रोकने के लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई। वर्ष 2002 में 60 राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना पर सहमति देते हुए इसकी पुष्टि की और 138 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मूल कार्य विश्व में कहीं भी मानवता के विरुद्ध नरसंहार को रोकना है। यह युद्ध अपराधों की जांच हेतु बनाया गया। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की पुष्टि अमेरिका ने नहीं की, क्योंकि अमेरिका के द्वारा यह अमेरिकी संप्रभुता के विरुद्ध होगा। भारत ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार परिषद की स्थापना मानवाधिकार उच्चायोग के स्थान पर की, ताकि मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय नरसंहारों को लेकर विवाद बने हुए हैं तथा सूडानी राष्ट्रपति के ऊपर ऐसे आरोप हैं। यद्यपि उनका कहना है कि मानव नरसंहार के विरुद्ध पहले इजराइल प्रधानमंत्री पर अभियोग चले, क्योंकि इजराइल ने गाजा क्षेत्र में अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। पहली बार इतिहास में देखा गया है जब नरसंहार के आरोप में 2 पूर्व राष्ट्राध्यक्षों सद्दाम हुसैन और स्लोबोदान मिलोसेविच, ये सर्बिया के हैं, पर मुकदमे चलाए गए। यद्यपि ये मुकदमे अत्यधिक विवादास्पद हैं और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का मत सत्य प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार के लिए राजनीति न होकर मानवाधिकार की राजनीति होती। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार के लिए राजनीति न होकर मानवाधिकार की राजनीति होती। मानवीय हस्तक्षेप की सफलता। मानवीय हस्तक्षेप सफल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा सोमालिया में हस्तक्षेप अल्पकालिक रूप में सफल रहा, क्योंकि हजारों सोमालियाई लोगों को भुखमरी से बचाया जा सका, परंतु यह दीर्घकालिक रूप में असफल रहा। विचारकों के मत में कोसोवो में हस्तक्षेप भी तत्कालिक रूप में असफल प्रतीत हुआ, परंतु बाद में फिर मानवीय हस्तक्षेपों एवं नरसंहार की घटनाएं हुई।
इसलिए आलोचकों के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप से समस्या की मूल जड़ को समाप्त करना कठिन है। इसके द्वारा केवल तात्कालिक रूप से शांति निर्मित की जा सकती है। निष्कर्ष, तो मानवीय हस्तक्षेप के प्रयोग पर अभी भी विवाद जारी है और मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में गैर राष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय है। ये नॉन स्टेट एक्टर तभी अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब राज्यों की सहमति प्राप्त होती है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में सर्वदेशी यानी कॉस्मोपॉलिटन नैतिक चेतना का विकास हो रहा है, इसलिए विश्व समुदाय मानवाधिकार के हनन के प्रति ज्यादा सचेत हुआ है। दीर्घकालीन रूप में मानवाधिकार की समस्या हल करने के हेतु गरीबी, अभाव, कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना होगा। अधिकांश मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं तीसरी दुनिया के देशों में हो रही हैं। इसलिए मानवाधिकार को बचाने का सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक है। इसलिए इसका अभिप्राय है सामाजिक, आर्थिक विकास और मानवीय हस्तक्षेप स्वीकार्य हैं यदि यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वसम्मति से निर्मित मानकानुसार हो तथा उससे किसी महाशक्ति के हितों की पूर्ति न हो। गरीबी तथा विकास, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। वर्तमान समय में तीसरी दुनिया के देशों, विशेषतः एशियाई अफ्रीकी देशों में अशिक्षा, बेरोजगारी, विषमता, गरीबी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या विद्यमान है। पहला, तीसरी दुनिया के देशों के पास संसाधन की कमी एवं तकनीक का अभाव है। दूसरा, कुपोषण की समस्या विद्यमान है। अतः समता मूलक विश्व के निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों के द्वारा समता मूलक विश्व की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। समता मूलक विश्व की स्थापना हेतु शताब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा की गई है। यह बस 2015 से बस 2020 तक चलेगा, बस 2030 तक चलेगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण और धारणीय कृषि को बढ़ावा। तो ये मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स हैं दोस्तों। ये 2015 से नहीं बल्कि एसडीजी 2015 से 30 तक चलेंगे। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, शताब्दी विकास लक्ष्य, ये मिलेनियम समिट हुई थी सन 2000 में। वहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन के माध्यम से गोलों को डिक्लेयर किया गया था और इन्हें 2015 तक अचीव करने का लक्ष्य था। 2015 से 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाना है। ये थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी एवं सशक्त औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देशों के मध्य आंतरिक असमानता को कम करना, सुरक्षा, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन एवं उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्कालीन कार्यवाही करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपभोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयत्न करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुरक्षित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। दोस्तों, ये जो लक्ष्य हैं एसडीजी में, ये जो लक्ष्य हैं जो शब्द दिए हुए हैं, ये एसडीजी के लक्ष्य हैं। जो 17 लक्ष्य हैं ये एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो लक्ष्य हैं ये सभी हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट के ये गोल नहीं है, ये दूसरे मतलब उनके गोल 8 थे जो कि लगभग इसी पैटर्न पर थे। तो उनको आप अगर जरूरत पड़े तो उसको पढ़ लीजिएगा। पर ये जो गोल्स दिए हुए हैं ये एसडीजी के गोल्स हैं। तो इसमें करेक्शन क्या करना है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिए हैं, पहली बात तो एसडीजी के गोल्स हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट ये 2000 से 2015 के बीच में इनको अचीव करने की बात थी। एसडीजी को 2015 से 2030 के बीच में इनको लागू किया गया और 30 तक इनको अचीव करने की बात की गई। और एमडीजी में 8 गोल्स थे जबकि एसडीजी में 17 गोल्स थे और ये सभी गोल जो है तो एसडीजी के हैं। लिखा है एमडीजी
लेकिन है ये SDG की गोल। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। धर्म, संस्कृति एवं पहचान, राजनीति की भूमिका। वर्तमान समय में विश्व से उपनिवेशवाद की समाप्ति हो चुकी है और ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो चुका है। एशियाई अफ्रीकी देशों में समाज विविधतापूर्ण है। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अतः बहुमत जनसंख्या के द्वारा अल्पमत जनसंख्या के अधिकारों का दमन किया जाता है। अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष दिखाई देते हैं। श्रीलंका में जनजातीय समस्या इथनिक प्रॉब्लम इन श्रीलंका। तो वर्ष 2009 में लिट्टे की समाप्ति के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के द्वारा कहा गया कि श्रीलंका की समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि श्रीलंका की मूल समस्या आतंकवाद थी, जो लिट्टे की समाप्ति के बाद स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई। वर्तमान समय में श्रीलंका में तमिलों का नेतृत्व तमिल गठबंधन तमिल एलायंस द्वारा किया जा रहा है, जिनके अनुसार लिट्टे के खात्मे से श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अभी भी तमिलों की स्वायत्तता की मांग को लागू करना शेष है। श्रीलंका में अभी भी 13वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो सका, इसलिए तमिलों को आज भी स्वायत्तता प्राप्त नहीं हुई है। श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन के दौरान 9 प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और इन सरकारों को सुशासन के लिए स्थानीय महत्व के अनेक विषय सौंपे गए, परंतु भूमि एवं पुलिस का विषय स्थानीय शासन को नहीं सौंपा गया और उत्तरी प्रांत की स्थानीय सरकार के द्वारा पुलिस एवं भूमि पर प्रजातीय सरकारों के नियंत्रण की प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण की मांग की जा रही है, परंतु श्रीलंकाई सरकार प्रांतीय सरकारों को भूमि एवं पुलिस विषय सौंपने के समर्थक नहीं है और वर्तमान में श्रीलंका की 2/3 सेना को तमिल बहुमत वाले उत्तरी प्रांत में तैनात किया गया है तथा उत्तरी प्रांत की सरकार के द्वारा श्रीलंकाई सरकार पर गृह युद्ध के दौरान मानव नरसंहार का आरोप लगाया गया। वर्तमान सरकार तमिलों के प्रति अधिक सख्त दृष्टिकोण अपना रही है, इसलिए सरकार के अनुसार तमिलों को किसी प्रकार की स्वायत्तता देने का विचार सही प्रतीत नहीं हो रहा है। श्रीलंकाई सरकार को यह भी भय है कि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता देने से पुनः तमिल प्रजासत्तावाद आरंभ हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तमिलों में भी 2 विभाजन है, मुस्लिम तमिल और हिंदू तमिल। मुस्लिम तमिल तमिलों से अपना अलगाव व्यक्त करते हैं क्योंकि लिट्टे ने मुस्लिम तमिलों की भी हत्या की थी और उनके अनुसार आरोप लगाया गया था कि वो श्रीलंकाई सरकार के समर्थक हैं, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार को भारत के प्रभावी होने का भय है। वर्ष 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंकाई सेना एवं तमिलों के बीच संघर्ष तथा युद्ध विराम के उल्लंघन की जांच के लिए सामंजस्यकारी आयोग लेसन लर्न्ड एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि सिंहलियों एवं तमिलों के बीच सामंजस्य एवं एकता पैदा करने पर बल दिया गया है। आयोग के अनुसार तमिल भाषा को भी समान महत्व दिया जाए और तमिल क्षेत्रों में सेना की अधिक तैनाती नहीं होनी चाहिए। भारत ने इस आयोग की अनुशंसाओं का स्वागत किया, यद्यपि मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार आयोग की रिपोर्ट केवल दिखावा है, अतः लिट्टे की समाप्ति के बाद भी तमिल समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैप्टर था और ये चैप्टर भी समाप्त होता है यूनिट 5 का और यूनिट भी समाप्त होती है। तो हम यहाँ से 6वीं यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।